अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम पीएचपी के एनवायरनमेंट को किस तरह से सेट कर सकते हैं। हम अगर पीएचपी में काम करना चाह रहे हैं तो हमें किसी सर्वर की ज़रूरत होती है। तो उस सर्वर के लिए जो लोकल सर्वर हमने देखा था दैट वाज वैम्प सर्वर या जैम्प सर्वर। मतलब आप जब वैम्प सर्वर इंस्टॉल करेंगे या आप जैम्प सर्वर इंस्टॉल करेंगे और उसमें हम सर्वर के थ्रू हम पीएचपी की फाइल्स को रन करेंगे। पीएचपी बेसिकली एक सर्वर साइड लैंग्वेज है और जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को रन करने के लिए किसी सर्वर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पीएचपी की फाइल को रन करने के लिए आपको एक सर्वर साइड की ज़रूरत होती है। So in this lecture we will talk about how we can set the environment of PHP. We will see some basics of PHP and there are some constants and variables in PHP and we will talk about them. सबसे पहले हम देखते हैं सेटिंग एनवायरनमेंट कि आप PHP के एनवायरनमेंट को किस तरह से सेट कर सकते हैं। अच्छा, PHP के एनवायरनमेंट का सेट करने का मतलब ये है कि आपके पास एक सर्वर होना चाहिए, उसमें आपके पास PHP और MySQL होना चाहिए जिसके थ्रू आप PHP की फाइल्स को रन करेंगे। और PHP की कोडिंग के लिए आपके पास एक एडिटर होना चाहिए जिसमें आपके पास सबलाइन में आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास सर्वर है और फिर आपको एक एडिटर साइट की ज़रूरत होती है। जब आप PHP को रन करते हैं जब आप वैम्प या जैम्प को रन करेंगे, अगर आपके पास वैम्प है तो वो जब रन होगा इंस्टॉल होने के बाद तो उसका आइकन आपको ग्रीन कलर में नज़र आएगा। जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि वैम्प इज़ वर्किंग प्रॉपरली और उसका आइकन ग्रीन है। अगर आप जैम्प में काम कर रहे हैं तो जैम्प में आप PHP अपाचे को भी रन करेंगे, स्टार्ट करेंगे और MySQL को भी स्टार्ट करेंगे। जब आप उन दोनों को स्टार्ट करेंगे तो उनका कलर ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जब इन दोनों को रन किया है तो अपाचे का कलर भी ग्रीन है और MySQL का कलर भी ग्रीन है। अब आप देखें तो दैट मीन्स कि ये प्रॉपरली वर्किंग है, मतलब दोनों आपके पास प्रॉपरली स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे येलो स्टेट में आ रहा है और आपके पास अगर वैम्प है और वैम्प में जो वैम्प का आइकन है वो आपके पास ऑरेंज कलर में आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये प्रॉपरली वर्किंग स्टेट में नहीं है। फिर आपके पास दो इशू हो सकते हैं। मेजर जो इश्यूज आते हैं वो ये दो हो सकते हैं, इसके अलावा भी कोई ना कोई हो सकता है। अब आप देखें आपके पास या तो ये वाली DLL फाइल मिसिंग हो सकती है, उसके लिए आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, या आपका स्काइप के साथ कन्फ्लिक्ट आएगा क्योंकि स्काइप की जो पोर्ट है और जो वैम्प या जैम्प की पोर्ट है वो सेम होती है। तो आपको या तो स्काइप की पोर्ट चेंज करनी होती है या आपको वैम्प या जैम्प की पोर्ट चेंज करनी होती है। लेकिन वी विल सी अगर आपको इन दोनों में से कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें तो हम इस इशू को रिजॉल्व कर लेंगे। Now we will see some overview of the PHP। अब PHP का एनवायरनमेंट आपने सेट कर लिया। सेट करने का मतलब क्या है कि आपने उसको इंस्टॉल करके उसको रन कर दिए और वो दोनों आपके पास ग्रीन कलर में आ रहे हैं, ठीक है। PHP बेसिकली जो स्टैंड करती है दैट इज द हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। जब PHP ओरिजिन इसका हुआ था, मतलब जब स्टार्टिंग में थी, तो PHP वॉज बेसिकली पर्सनल होम पेज टूल के मतलब आप अपने होम पेज के आपके कुछ टूल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप अपने पेज को डायनामिक कर सकते हैं। PHP के थ्रू बेसिकली आप अपने डायनामिक वेब पेजेस क्रिएट कर देते हैं। अब डायनामिक वेब पेज का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपने HTML के थ्रू एक पेज क्रिएट कर दिया है, अब उसमें आपने स्टाइलिंग CSS के थ्रू ऐड कर दिए, जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपने उसको समहाउ इंटरेक्टिविटी दे दी है। अब उस पेज को आपने डायनामिक किस तरह से करना है वो बेसिकली आप PHP के थ्रू करते हैं। मतलब आप HTML के पेज जो है वो सर्वर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है और कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये बेसिकली एक आपके पास इंटरेक्शन हो रहा होता है। सो PHP इज बेसिकली अ पॉपुलर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी कि जिसमें आपके पास एक सर्वर की ज़रूरत है, सर्वर के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि आप अपना डेटा ले भी सकें और कुछ ना कुछ डेटा इनपुट में दे भी सकें। PHP बेसिकली एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है जिसका कोड आप व्यू भी कर सकते हैं, मॉडिफाई, रीडिस्ट्रीब्यूट। PHP का जो अपना सोर्स कोड है उसको आप कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि आपके पास जो PHP है वो किसी भी ब्राउजर के ऊपर भी रन हो सकती है, किसी भी एडिटर को यूज़ करके आप इसकी कोडिंग कर सकते हैं। ये PHP बेसिकली एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में। व्हाट डज दैट मीन? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस हैं
जहाँ पे आपको कोड को कंपाइल नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली कोड को रन करते हैं और ब्राउज़र पे आप उसको चेक करते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास स्क्रिप्ट्स होते हैं, जो लैंग्वेज है, इंस्ट्रक्शंस, जो कमांड्स हैं, इनको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। वो लैंग्वेजेस, दोज लैंग्वेजेस वेयर देयर इज नो नीड to compile the code, you directly run the code and check the output on the browser are basically the interpreted languages. PHP मल्टीपल जो डेटाबेसेस हैं उनके साथ compatible है। मतलब अगर आप अभी हम देखेंगे तो MySQL है, MySQL के अलावा जो डेटाबेसेस हैं उनमें से भी PHP वहाँ पे compatible होती है। ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो C और C++ की तरह है। मतलब आपके पास जिस तरह से स्ट्रक्चर, जिस तरह के आपके पास सी में एक प्रॉपर हायरार्की होती है, कुछ आपके पास लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, फिर आपके पास अगर आपने सी आउटपुट में लेना है और आप प्रिंट एफ कर रहे हैं सी में, तो आपके पास PHP में एक इको की कमांड है। मतलब PHP इज समवट सिमिलर टू C एंड C++। जिस तरह के C और C++ में फंक्शंस होते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कि आपने ऑब्जेक्ट ऊप में देखे हुए हैं, वही कॉन्सेप्ट आपके पास PHP में भी होते हैं। PHP में भी प्रोसीजर्स का मतलब है डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स, लेकिन दोनों बेसिकली सेम चीजें होती हैं। प्रोसीजर्स भी इसमें आ जाते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे होते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ PHP कैन मेक अ पेज डायनेमिक। सबसे पहले आप देखें कि आपके पास एक वेब ब्राउज़र है, एक विजिटर वेब ब्राउज़र है। इस ब्राउज़र पे यूज़र ने लेट्स सपोज कोई ना कोई फॉर्म फिल किया है, यूज़र ने अपना यूज़र नेम एंटर किया है, लॉगिन पासवर्ड एंटर किया है और उसने अपना CNIC नंबर एंटर किया और सबमिट कर दिया। अब ये जो रिस्पॉन्स, यूज़र ने जैसे सबमिट पे क्लिक किया तो जो एक्शन परफॉर्म होगा फॉर्म सबमिशन के बाद, आपको जो फॉर्म है वो सर्वर साइट पे चला जाएगा। ठीक है, फिर सर्वर साइट से कोई रिस्पॉन्स आएगा और वो रिस्पॉन्स ब्राउज़र पे शो होगा। इस तरह से आपके पास डिफरेंट जो डायनामिक पेजेस हैं काम करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक विजिटर ब्राउज़र है, आपने उस पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म किया है, एक्शन आपको सर्वर साइड पे गया है, सर्वर साइड से रिस्पॉन्स आया है और वो रिस्पॉन्स आपको अपने पेज पे शो हुआ है। ये बेसिकली PHP का काम है और यही बेसिकली आपके पास डायनामिक पेजेस भी होते हैं। नाउ हाउ PHP कैन फिट इनटू दी HTML। अगर आपने PHP के कोड को एक HTML में एम्बेड करना है, there are different ways. We have seen how can we embed CSS files into HTML. आप CSS की फाइल सेपरेटली क्रिएट करके उनको HTML के साथ लिंक भी कर सकते हैं। आप CSS के कोड को HTML में एम्बेड भी कर सकते हैं। सेम इज द केस ओवर हियर, आप PHP के कोड को HTML की फाइल में एम्बेड भी कर सकते हैं। ठीक है, और PHP के अंदर भी आप HTML लिख सकते हैं। जिस तरह हमने जावास्क्रिप्ट में H1 ये P के डिफरेंट टैग्स लिखे थे, उसी तरह आप PHP के थ्रू HTML के डिफरेंट टैग्स को भी लिख सकते हैं। और PHP कैन आल्सो बी रिटन एज द स्टैंड अलोन प्रोग्राम विद नो HTML एट ऑल। मतलब आप PHP के सेपरेट फाइल में क्रिएट करके उसमें PHP के इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं और उसको HTML की फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं। वी विल सी कि हम किस तरह से सारी लिंकिंग करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स ऑफ PHP। कि PHP में आपके पास कुछ बेसिक रूल्स हैं। जिस तरह आपके पास CSS की लैंग्वेज है, तो CSS की लैंग्वेज में आपके पास कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ बेसिक सिंटैक्स है, जिसमें आप देखें कि PHP को जिस तरह से हमने देखा था कि CSS में आपके पास स्टाइल के टैग के थ्रू आप CSS के कोड को बंद कर रहे होते हैं। ओपन और क्लोज से आप CSS के कोड को स्टाइल के अंदर कर रहे होते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमने देखा था कि स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के इंस्ट्रक्शंस को क्लोज कर रहे होते हैं। स्क्रिप्ट क्लोज ओपन करते हैं, जावास्क्रिप्ट के इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और स्क्रिप्ट को क्लोज कर देते हैं। सेम इज द केस ओवर हियर कि PHP में आप PHP के कोड को अगर आपने लिखना है तो पहले आप उसको PHP को स्टार्ट करेंगे, फिर आप उसको क्लोज करेंगे और सेंटर में आपकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। PHP के ओपनिंग टैग ये भी हो सकते हैं और ये भी आप यूज कर सकते हैं, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखें तो आप PHP के टैग को इस तरह से क्लोज करेंगे और आप इसको इस तरह से भी क्लोज कर सकते हैं। अगर आपने स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखना है तो आपने लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट में लिखना, आपने लैंग्वेज में PHP लिखना होगा। PHP की हर स्टेटमेंट को अगर आपने एक एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है तो हम इसको एक सेमीकोलन के थ्रू बंद कर देते हैं। कमेंट्स अगर आपने ऐड करने हैं, अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट है तो आप डबल स्लैश यूज करेंगे, अगर आपका मल्टीपल लाइन कमेंट है तो आप स्लैश और स्टेरिक को यूज करेंगे कमेंट को इनक्लोज करने के लिए।
अब हम देखेंगे कि हम PHP के कोड को किस तरह से राइट करते हैं। सबसे पहले अब हम PHP को प्रैक्टिकली स्टार्ट करने लगे हैं। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास वैम्प या जैम्प रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दोनों, अगर वैम्प या जैम्प दोनों में से आपके पास एक रनिंग कंडीशन में है, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि जब भी आप वैम्प या जैम्प को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे जिस लोकल डिस्क में आपने उसको इंस्टॉल किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने लोकल डिस्क C में इंस्टॉल किया है, लोकल डिस्क D या E या F किसी में भी इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसका एक फोल्डर बन जाता है उसी लोकल डिस्क के अंदर। ठीक है, अब आप देखें कि मैंने इसको इंस्टॉल किया F वाले लोकल डिस्क में, तो देयर इज अ फोल्डर बाय द नेम ऑफ जैम्प इन द लोकल डिस्क F। ठीक है, जिस भी लोकल डिस्क में आप इसको इंस्टॉल करेंगे उस लोकल डिस्क में जैम्प या वैम्प के नाम से एक फोल्डर बन जाता है। अगर आपने जैम्प इंस्टॉल किया तो जैम्प के नाम से फोल्डर बनेगा, अगर आपने वैम्प इंस्टॉल किया तो वैम्प के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। अभी मैंने जैम्प इंस्टॉल किया है तो मेरे पास जैम्प के नाम से एक फोल्डर बन गया है। ठीक है, जैम्प के फोल्डर को मैंने खोला तो उसमें मल्टीपल फोल्डर आगे आ गए। ठीक है, अब जो फोल्डर आपके काम का है दैट इज दी htdocs। htdocs के नाम से एक फोल्डर है जो कि आपके जिसमें आपने अपनी सारी PHP की फाइल्स को सेव करनी है। ठीक है, अगर आपने वैम्प इंस्टॉल किया हुआ है तो वैम्प में www के फोल्डर के अंदर www के फोल्डर के अंदर आपने सारी फाइल्स को सेव करना है। मैं रिपीट करती हूँ, जब आप वैम्प या जैम्प इंस्टॉल करते हैं तो वैम्प या जैम्प के नाम से लोकल डिस्क में एक फोल्डर बन जाता है। अगर आपके पास जैम्प है तो आपके पास जैम्प का फोल्डर बनेगा, अगर आपके पास वैम्प है तो वैम्प का फोल्डर बनेगा। अगर आपके पास जैम्प है तो जैम्प के फोल्डर में htdocs के फोल्डर के अंदर आपकी सारी की सारी फाइल्स आएंगे। अगर आपने वैम्प इंस्टॉल किया है तो वैम्प के फोल्डर में जाएं और www के फोल्डर में जाएंगे और उसके अंदर आपने अपनी सारी फाइल्स को सेव करना है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले सब लाइन को खोलती हूँ। अच्छा जी, अब आप देखें मैंने सब लाइन में कंट्रोल N करके एक न्यू फाइल क्रिएट की है। अब कंट्रोल S करके मैंने इस फाइल को सेव करना है। इस फाइल को मैं सेव करूंगी जैम्प में जाऊंगी htdocs के फोल्डर में। htdocs के फोल्डर में आप अपनी फाइल को सेव करेंगे। ठीक है, मैं न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ क्योंकि होम के नाम से ऑलरेडी एक फाइल मैंने क्रिएट कर ली हुई थी, होम न्यू .php और सेव एज फाइल टाइप PHP। अगर आप HTML की फाइल है तो .html एक्सटेंशन, अगर जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो .js एक्सटेंशन, अगर CSS की फाइल है तो .css एक्सटेंशन, अगर PHP की फाइल है तो .php एक्सटेंशन से आप इस फाइल को सेव करेंगे। तो ये फाइल आपने जैम्प की देखिए यहाँ पे जैम्प की डायरेक्टरी में htdocs में आपने अपनी फाइल को सेव कर लिया है। ठीक है, अब ये फाइल आपकी यहाँ पे .php वाली फाइल आपकी home_new वाली फाइल है, ये htdocs के फोल्डर में आ गई है। अब अगर आपने PHP का कोड स्टार्ट करना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि PHP के कोड को स्टार्ट करने के लिए आपने PHP का टैग यूज करना है और आपने इसको क्लोज इस तरह से करना है। ठीक है, अगर आप PHP नहीं भी लिखते तो दैट्स फाइन, ये PHP का कोड ही कंसिडर होगा। ठीक है, ये PHP को आपने स्टार्ट किया, PHP के टैग को, और आपने क्लोज कर दिया। अब आपने PHP की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपने इसके अंदर लिखनी होती है। ठीक है, लेट्स सपोज इको की कमांड किस लिए यूज करते हैं? इको की कमांड हम प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। ब्राउजर पे अगर आपने कोई चीज डिस्प्ले करवानी है, कोई इंस्ट्रक्शन या कोई आपने कोड कोई टैग डिस्प्ले करवाना है, कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो आप उसको इको की कमांड के थ्रू डिस्प्ले करवा देते हैं। यहाँ पे मैं साथ हर लाइन के कमेंट ऐड करती जाऊंगी, आपने भी इस तरह से ही करना है कि हर लाइन के साथ आपने एक कमेंट ऐड करना है। ठीक है, कमेंट में मैं लिख देती हूँ कमांड टू प्रिंट ऑन ब्राउजर। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि हर लाइन का जब आपको कमेंट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हर लाइन एक्चुअली क्या काम कर रही है। अब आप देखें आपने इस फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, htdocs के फोल्डर में आपके पास ये सेव हो गया है। अब आपने इसके आउटपुट को ब्राउजर पे किस तरह से चेक करना है, लेट्स सी। सबसे पहले आप क्रोम को खोलेंगे, गूगल क्रोम आपके पास इंस्टॉल्ड है, आप उसको खोलेंगे।
1 second, let it get opened. अब आपने इसको खोलना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे HTTP। मैं आपको लोकल सर्वर को एक्सेस करने का तरीका बता रही हूँ। लोकल सर्वर और लोकल सर्वर के थ्रू किस तरह से PHP की फाइल को एक्सेस करते हैं। HTTP // लोकल होस्ट / आपके जो फाइल का नेम क्या था, home_new.php। ये आपका लोकल सर्वर है जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है, और उसके थ्रू आप अपनी PHP की फाइल्स को एक्सेस कर दें। ये देखें, आपको यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ नजर आ गया, मतलब आपका पेज खुल के आ चुका है। मैं इसको रीलोड करके दिखा देती हूँ। तो देखें, आपको आपका पेज खुला हुआ नजर आ गया। ठीक है, ये आपके पास था PHP का कोड आपने किस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपने PHP को ओपन करना है, PHP को क्लोज करना है। इसके अंदर आपको सारी इंस्ट्रक्शंस आएंगी। एक होगी कमांड प्रिंट करने के लिए, हर कमांड के एंड पे आपने एक इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। ये आपके पास था। PHP को आपने किस तरह से स्टार्ट करना है, सब लाइन को ओपन करने है, PHP कोड को लिखना है, .php एक्सटेंशन से सेव करना है, सेव ऑल फाइल्स इन वन डायरेक्टरी, कॉपी दिस डायरेक्टरी इनटू दिस फोल्डर। अगर आपके पास XAMPP है तो XAMPP में htdocs फोल्डर में, अगर WAMP है तो WAMP में www के फोल्डर में आप इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ कि देखें, अब आपने XAMPP में गए htdocs फोल्डर में अपनी सारी फाइल्स को सेव कर दिया है। वो प्रॉपर और ऑर्गेनाइज्ड वे क्या है कि आप यहाँ पे अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लें और उस फोल्डर में अपनी सारी फाइल्स को सेव कर लें। अगर आप यहाँ पे सारी फाइल्स को सेव करने लगेंगे तो ये मेस्ड अप हो जाएगा। इसलिए बेटर वे एंड प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे इज कि आप यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लें। मैं इस फोल्डर को डिलीट करती हूँ ताकि मैं आपको सामने दोबारा से क्रिएट करूँ। आप इस यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर ले। क्रिएट आपने htdocs के अंदर ही करना है, मतलब आपका जितना भी काम होगा वो htdocs के फोल्डर के अंदर ही आएगा। अब यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ। आप कोई भी फोल्डर किसी भी नाम से फोल्डर क्रिएट कर दें और अपनी सारी फाइल्स को इसके अंदर रखें। ठीक है, जो प्रॉपर वे है वो ये है कि XAMPP में जाएं, XAMPP में htdocs के फोल्डर में जाएं, htdocs के फोल्डर में आपकी सारी फाइल्स आएंगी। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना चाह रहे हैं तो आप htdocs के फोल्डर में या WAMP के अंदर जाके www के फोल्डर के अंदर जाके एक फोल्डर क्रिएट कर लें और उस फोल्डर के अंदर अपनी सारी की सारी फाइल्स को सेव करें। अब ये जो फाइल मैंने क्रिएट की है इसको मैं उठाऊंगी और इसको मैं प्लेस कर दूंगी जो मैंने फोल्डर अभी क्रिएट किया है। मैं इसको इस फोल्डर के अंदर सेव करती हूँ। अब आप देखें, अगर तो htdocs के फोल्डर के अंदर डायरेक्टली आपकी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं तो फिर आपको URL localhost / फाइल का नेम होगा। लेकिन अब आपने अब आपने htdocs में एक फोल्डर क्रिएट कर दिए जिसके अंदर आपकी सारी फाइल्स हैं। तो अब आपका जो फोल्डर होगा पहले फोल्डर का नेम आएगा, फिर आपकी फाइल का नेम आएगा, मतलब localhost / फोल्डर नेम जो htdocs के अंदर पड़ा हुआ है और उसके अंदर आपकी फाइल का नेम। अगर फोल्डर के अंदर फाइल्स नहीं है, डायरेक्टली htdocs के फोल्डर के अंदर है तो फिर localhost / फाइल का नेम। अभी मेरी फाइल्स फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है तो पहले फोल्डर फिर फाइल का नेम। दिस इज द सेम थिंग। ठीक है, क्योंकि अब मैंने अपनी फाइल्स को एक फोल्डर के अंदर प्लेस कर दिया। ये आपके पास वही है। देन राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग PHP कोड। स्टार्ट WAMP सर्वर या XAMPP सर्वर को आप स्टार्ट करेंगे, लोकल होस्ट में जाएंगे। ये प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अच्छा, इको की कमांड के थ्रू आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को प्रिंट कर देते हैं। इको इज आल्सो यूज्ड टू राइट आउटपुट ऑन द ब्राउजर। printf कैन आल्सो बी यूज्ड टू राइट आउटपुट ऑन द ब्राउजर। मतलब आप इको की कमांड भी यूज कर सकते हैं, आप प्रिंट की कमांड भी यूज कर सकते हैं और आप printf की कमांड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इको की कमांड बता रही हूँ। आपने सारी कमांड्स को लिख के एग्जीक्यूट करके चेक करना है। अब देखें, यहाँ पे मैंने ग्राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाई। अगर आप ना भी लगाएं तो दैट्स फाइन, अगर आप लगा लें तो तब भी आपके पास कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस इज द सेम थिंग।
ठीक है, आप ब्राउजर पे चेक कर लें। अब अगर आप ब्रैकेट्स ना भी लगाएं ठीक। अभी मैंने एक की कमांड चेक किया, आपने प्रिंट की कमांड भी चेक करनी है और आपने प्रिंट एफ की कमांड को भी चेक करना है। देन देयर इज दी इंटीग्रेटिंग HTML विद PHP। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था पहले कि आप HTML के साथ PHP को एम्बेड भी कर सकते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर? जिस तरह जावास्क्रिप्ट में हम H1, H2, H3, H4, H5 टैग्स लिख रहे थे, उसी तरह आप PHP की कमांड के थ्रू भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप PHP की कमांड के थ्रू एक H1 टैग लिखना चाह रहे हैं तो आप इको की कमांड यूज करेंगे और आप इसमें लिख देंगे H1 का टैग। H1 जिस तरह से हम HTML में लिखते हैं, फर्स्ट हेडिंग, लेट्स सपोज वी वांट टू राइट फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, आपने इसको इस तरह से क्लोज कर देना। अब आप देखें कि आपने एक HTML का टैग PHP में लिख के, सो HTML कैन बी एम्बेडेड इनसाइड दी PHP। अब इसको ब्राउजर भी पर चेक करें तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, PHP के मतलब कहने का क्या है, अगर आपने PHP का HTML का कोई भी टैग PHP के थ्रू लिखना है तो आप उसको ब्रैकेट के अंदर इको की कमांड की, प्रिंट की कमांड के थ्रू लिखते हैं। अगर मैंने एक ब्रेक लाइन देनी है, मतलब एक लाइन देनी है, तो मैं BR का टैग लिखूंगी और उसको मैं इनक्लोज करूंगी इन्वर्टेड कॉमा में और उसको मैं इको की कमांड के थ्रू ब्राउजर पे चेक करूंगी। ठीक है, नाउ लेट्स चेक दिस ऑन द ब्राउजर। ब्रेक लाइन ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है। लेट्स सपोज इफ यू वांट टू क्रिएट 2 ब्रेक लाइन, तो आप यहाँ पे डबल ब्रेक लाइन भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम ब्राउजर पे चेक करते हैं तो आपको 2 ब्रेक लाइंस नजर आ रही हैं। ठीक है, ये आपका है कि आप HTML के टैग को किस तरह से PHP में लिख सकते हैं। इंटीग्रेटिंग HTML विद PHP का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे ये साइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इको की कमांड में इन्वर्टेड कॉमा में सारा कुछ लिखना होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको सिर्फ H1 ब्राउजर पे लिखा हुआ आएगा, ये ब्राउजर पे लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि आपने इको की कमांड में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सारा कुछ लिखना होता है। अगर आपने H1 को स्टाइल भी देना है, देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे H1 को स्टाइल देना चाह रही हूँ, लेट्स सपोज, तो मैं यहाँ पे सिंगल कॉलन यूज करूंगी। मैं यहाँ पे HTML में हम इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिंगल कॉलन यूज करेंगे, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा बेसिकली हम यूज करते हैं पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन को क्लोज करने के लिए। अगर आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया तो वो एक इंस्ट्रक्शन कंसिडर हो जाएगी। सो इको की कमांड के अंदर पूरी जो इंस्ट्रक्शन आप लिखते हैं उसको आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनक्लोज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पे कुछ स्टाइल देना है तो आप उसको सिंगल कॉलम के अंदर उस स्टाइल को पास करेंगे लाइक दिस। 1 सेकेंड, आप इसको इस तरह से स्टाइल देंगे। ठीक है, नाउ लेट्स चेक दिस ऑन द ब्राउजर। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, तो ये बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंस्ट्रक्शन कंसिडर हो जाएगी। ये चीज़ आपको स्लाइड में शो की गई है कि कोटेशन मार्क्स को आपने किस तरह से यूज़ करना है, इन्वर्टेड कॉमा को आपने एंड पे यूज़ करना है। अगर आपने यहाँ पे दरमियान में यूज़ कर दिया तो ये एक इंस्ट्रक्शन कंसिडर हो जाएगी। तो करेक्ट वे इन सब में से क्या है, सेकेंड वन, कि आपने इसको इस तरह से इनक्लोज करना है। अच्छा, सेकंड वे भी करेक्ट है कि आप स्लैश के साथ इन्वर्टेड कॉमा को यूज कर लेंगे तो फाइन है। अगर आपने सिंपल इन्वर्टेड कॉमा को यूज किया तो दैट मीन्स कि आपके पास इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्लोज हो रही है। अगर आपने स्लैश के साथ इन्वर्टेड कॉमा को यूज किया है तो दैट मीन्स कि आप इन्वर्टेड कॉमा को इस तरह से यूज कर सकते हैं। दिस इज द सेम थिंग। अच्छा, यहाँ तक आप आज के लेक्चर काफ़ी है। मैं आप यहाँ तक इसको प्रैक्टिस करें। मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगी तो उसमें हम मजीद केस कोडिंग को देखेंगे। आपकी क्लासेस 1 जून से स्टार्ट होनी थी, लेकिन मैं क्लासेस अभी स्टार्ट कर रही हूँ, तो जो पिछला 3 वीक का कोर्स है उसको हम वाइंड अप करेंगे साथ साथ। मतलब एक वीक में एक लेक्चर की बजाय हम वीक में 2 लेक्चर्स दिया करेंगे, ताकि हम जो पिछला कोर्स रह गया हम उसको भी साथ साथ वाइंड अप करते जाएं। अगर आप मिड के पहले वाला कोर्स कवर नहीं कर सकते तो दैट्स फाइन, लेकिन आप मिड के बाद वाला कोर्स कवर अप करते जाएं साथ साथ, ताकि आपको PHP तो एटलीस्ट PHP माइस्कल तो आपको आ जाए सबसे पहले। ठीक है, अब मैं ये स्लाइड्स भी आपको सेंड कर रही हूँ और ये लेक्चर भी अपलोड करूँगी, आप इसको देखें, ध्यान से समझना है तो आप फिर मुझसे पूछ लें।